हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 6 की शुरुआत करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने यूनिट 5 डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस बतलाए। इंडिया के डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस को हम लोगों ने 1947 से लेकर के 1990 तक के बारे में हम लोगों ने पहले यूनिट में, पहला मतलब पार्ट बी का पहला यूनिट जो कि यूनिट नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज के क्लास से हम लोग उसके आगे के यूनिट को डिस्कस करेंगे। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है 1991 के टाइम पीरियड के बारे में, और 1991 के आगे इंडिया में किस किस तरह के पॉलिसीज़ या प्लानिंग का अडॉप्शन किया गया है, हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट में, यूनिट नंबर 5 जो पहला यूनिट है पार्ट बी का, उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आज़ादी के वक्त इकोनॉमी कैसी थी, धीरे धीरे इकोनॉमी में किस किस तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया। 1950 से लेकर 1990s तक के बीच में किस किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ, उनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, हम वहीं से शुरुआत करेंगे हमारे यूनिट नंबर 6 को, कि 1991 में इंडिया में रिफॉर्म किया गया, और इसी के बारे में हमको जानना है कि ये क्यों किया गया, कारण क्या था रिफॉर्म करने का, और इस रिफॉर्म के अंतर्गत, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने किस किस तरह की पॉलिसीज़ या कौन कौन सी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है हमारा चैप्टर को कवर करना, टॉपिक वाइज हमें पता लग जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इस यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो होगा हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए जो हेडिंग है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है। आर्थिक सुधार हिंदी में कहते हैं, बट इस टर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के मीनिंग के बारे में, इसका मतलब, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकेंड, 1991 में आखिर ये किया गया तो क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी सुधार की, क्या किसी तरह की कोई मुसीबत या किसी तरह का कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था हमारे देश में, तो हमने वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डिस्कस करनी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म को जब हम डिस्कस कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, नई आर्थिक नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब जान चुके होंगे तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है 1991 में। तो ये पॉलिसी क्या थी, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, हम वो जानेंगे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही हम लोगों को 3 तरह की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहला रहेगा हमारा लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होगा, या सबसे पहले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पहली पॉलिसी लिबरलाइजेशन हो जाएगी, फिर सेकंड पॉलिसी हो जाएगी हमारी प्राइवेटाइजेशन,
जिसको हम कहते हैं निजीकरण। और फिर इसी में हम लोगों को तीसरी पॉलिसी जाननी है जिसका अडॉप्शन किया गया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में वैश्वीकरण। ये 3 पॉलिसीज़ मेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट की गई। हम लोगों को इन तीनों पॉलिसीज़ के बारे में जानना होगा। यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम इन तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके होंगे और फिर हमको डिटेल में इस चैप्टर, इस यूनिट में इन तीनों पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है। तो फिर हमारी शुरुआत होगी जिस टॉपिक से, वो होगा लिबरलाइजेशन। उसके बाद हमको लिबरलाइजेशन जो है वो डिटेल में डिस्कस करना होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म आप कर चुके होंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने डिस्कस कर लिया होगा तब तक। आफ्टर दैट हम लिबरलाइजेशन डिस्कस करेंगे और लिबरलाइजेशन में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन हम जानेंगे इंडिया में लिबरलाइजेशन का मतलब। उसके बाद इसी में हम लोग बातें करेंगे कि लिबरलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए थे, क्यों आखिर हमारे देश में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ज़रूरत क्या थी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की, सो नीड ऑफ लिबरलाइजेशन। तो हम मीनिंग जान लेंगे, उसके उद्देश्य जान लेंगे और फिर उसके नीड जान लेंगे। और ये सब जानने के बाद हम मेजर्स की बात करेंगे, वो सारे मेजर्स जिनका अडॉप्शन किया गया होगा, मेजर्स अडॉप्टेड अंडर इट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेजर्स अडॉप्टेड अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। सो व्हाट आर द मेजर्स जिसके अंतर्गत हमारे देश में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, हम वो सारी बातें करेंगे। और फिर हम लोग इसमें बात करने वाले होंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अडॉप्शन का, और उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, इतनी सारी बातें हमको लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर डिस्कस करनी है। ये सब कर लेने के बाद हमारा जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी है फर्स्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे सेकंड मेन पॉलिसी पे, जो कि होगा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के अंदर भी लगभग हम यही सारी बातें करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग को, क्या मतलब है प्राइवेटाइजेशन का। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन की नीड, क्या ज़रूरत थी इंडिया को या इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के अडॉप्शन की। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एम of the policy of privatization in the Indian economy. After that, we were going to discuss measures adopted under liberalization. Important कुछ measures पढ़ेंगे जिनको privatization के अंदर adopt किया गया। तो कौन कौन से उपाय किए गए प्राइवेटाइजेशन के अंदर इंडियन इकोनॉमी में, या कितने स्टेप्स में इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लागू किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे अंडर द मेजर्स अडॉप्टेड अंडर प्राइवेटाइजेशन। एंड आफ्टर दैट हम बातें करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा लिबरलाइजेशन का इंडिया में, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का, उसको। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ हम हमारे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को फिनिश कर चुके होंगे। एंड
ये सब कर लेने के बाद, प्राइवेटाइजेशन को डिस्कस करने के बाद, हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉलिसी पे। और थर्ड जो प्लानिंग या पॉलिसी आप जो कहें वो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। और जिस तरह से लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग, ठीक है। मीनिंग के साथ साथ हम बातें करेंगे नीड, ज़रूरत क्या थी और क्या उद्देश्य रखे गए ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अडॉप्शन में, क्या उद्देश्य किया गवर्नमेंट ने। एंड देन हम बातें करेंगे कि किस तरह से कितने मेजर्स में या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन अंडर द पॉलिसी, मेजर्स अडॉप्टेड अंडर इट। कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में मेन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो हैं वो लिए गए या कौन कौन से उपाय किए गए, हम उनको डिस्कस करेंगे अंडर द ग्लोबलाइजेशन। और फिर हम लोग बातें करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि दोनों ही तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं किसी भी तरह की पॉलिसी के। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसका सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो दोनों ही इम्पैक्ट है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जो थर्ड पॉलिसी है, थर्ड प्लानिंग है, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों अपनी पॉलिसीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा, चूँकि ऑल द थ्री पॉलिसीज़ जो कि हमको इस यूनिट में पढ़ना है, उन तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लेने के बाद हम लोगों को इसमें एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ क्रिटिकल अप्रेजल हम करेंगे। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। देखिए, क्रिटिकल अप्रेजल में क्या बातें करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया इंडियन इकोनॉमी में 1991 में, वो रिफॉर्म मेनली जो किया गया वो क्या था, वो तो हम डिस्कस कर चुके होंगे। क्रिटिकल अप्रेजल में हम ओवरऑल में पूरी की पूरी पॉलिसीज़ को, जिसमें LPG तीनों आ जाएगी, उन सब का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस कर लेंगे कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इस रिफॉर्म का, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ओवरऑल इकोनॉमी में, साथ ही साथ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये जो सुधार किया गया तो इसके क्या फ़ायदे पहुँचे, क्या नुकसान हुआ है, ये सारी बातें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट के अंदर, जिसमें हम क्रिटिकल अप्रेजल करने वाले होंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, कि क्या क्या सुधार किस उद्देश्य से रखा गया था, रिफॉर्म का क्या उद्देश्य था और उन उद्देश्यों को इस तरह की पॉलिसी ने कितने हद तक पूरा कर लिया, और उन पॉलिसीज़ के अडॉप्शन में किसी तरह की कोई परेशानी अगर आई या उन पॉलिसीज़ से किसी तरह का कोई नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ तो वो क्या रहा। और हम इतने टॉपिक को डिस्कस कर चुके होंगे, हमारा जो यूनिट नंबर 6 होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 90s तक तो बात कर चुके हैं, उसके जस्ट बाद की बातें हम लोगों को करनी है। तो हम 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे हम हमारे पहले टॉपिक से, जिसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग और उसके नीड को डिस्कस करेंगे कि नीड क्या था 1991 में रिफॉर्म करने की और रिफॉर्म का मतलब क्या है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एक तरह का आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, चैप्टर वाइज सिलेबस हो गया कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे जितने भी टॉपिक एक साथ लिखे हुए हैं ये सबको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करें। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप समझोगे जैसे इंडेक्स होता है ना बुक में स्टार्टिंग में, ठीक उसी तरह से ये आपका काइंड ऑफ इंडेक्स है जो कि चैप्टर के लिए होता है या यूनिट के लिए होता है। तो चूंकि इस यूनिट में आपका बहुत बड़ा यूनिट ये नहीं है, इसलिए हम लोग इस यूनिट को चैप्टर्स में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंगल एक यूनिट में ही हम लोग इसको कंप्लीट करके डिस्कस कर लेंगे, मतलब डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म से। सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में, क्या मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म का। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो कुछ उसी तरह से हम इसके मतलब को देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का कंबाइन में मतलब क्या हो जाएगा। तो आर्थिक सुधार का मतलब हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम मीनिंग वाइज डिफाइन करते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म का मतलब आप क्या याद रखोगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट किया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड। अब किसने अडॉप्ट किया, तो अडॉप्टेड बाय, किसने किया भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार के द्वारा नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया। अडॉप्टेड कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं इनिशिएटेड कह सकते हैं आप, शुरुआत किया गया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे दो हटा देते हैं और शॉर्ट करके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको अपनाया गया भारतीय सरकार के द्वारा। कब अपनाया गया, कब इसको लाया गया था, तो चैप्टर के हेडिंग में ही है 1991 में, सिंस 1991। So the new economic policy adopted by government of India since 1991, यहाँ it is called economic reform। अगर और सिंपल कर दे तो एक लाइन में कि वो नई आर्थिक नीति जिसको भारतीय सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया, वो था हमारा क्या, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाता है, उसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझ लें कि इसको अडॉप्ट क्यों किया गया। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी adopted by the government of India with the aim, इसका उद्देश्य रखा गया, मेन दो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे इसके, ठीक है। मेन दो ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक रिफॉर्म का या उसके अडॉप्शन का। पहला ऑब्जेक्टिव था टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। पहला जो पर्पस था वो था सॉल्व करना, क्या, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की का जो प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी में, जो प्रॉब्लम अराइज हो गया था इकोनॉमिक क्राइसिस का 1991 के टाइम पीरियड में, उसको सॉल्व करना पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य रखा गया था, मैंने कहा दो ऑब्जेक्टिव्स थे, तो दूसरा उद्देश्य था and to accelerate the growth rate of economy। और दूसरा क्या एम रखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि की दर है, ग्रोथ रेट है, उसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, मतलब तेजी देना है, मतलब कहो बढ़ाना है।
तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, और इन दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीतियों को अपना लिया गया, और इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज adopted by the government of India since 1991 with the aim to solve the problem of economic crisis। आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी हमारे देश में, उसको ठीक करना था। साथ ही साथ ग्रोथ रेट जो है इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, उसको भी बढ़ाना था। और ये दो मेन उद्देश्य रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 के टाइम पीरियड में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लिया, जिसको हम आर्थिक सुधार यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, काफ़ी देर से कह रहे हैं, आप चाहें तो उसको यहीं पे छोड़ दें और जो अगला टॉपिक है ना हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर समझ में आ गया, नई पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ था और एम ये रखा गया था। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी समझ लें, जान लें कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, बड़ी देर से कह रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो किस तरह की पॉलिसीज़ थी ये? तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मेनली एलपीजी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया था। ये एलपीजी पॉलिसीज़ में एल जो है वो स्टैंड करता है फॉर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, एल मीन्स लिबरलाइजेशन। पी स्टैंड करता है फॉर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और जी स्टैंड करता है पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। So the new economic policy consists of 3 policies, that is LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। और अब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग होता है फुल एंड फाइनल कंप्लीट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज adopted by Government of India since 1991 with the aim to solve the problem of economic crisis and to accelerate the growth rate of the economy. The new economic policies consist of 3 policies, that is LPG. L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization। यहाँ पे आप ये बात भी समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम और भी नाम से जान सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, इसके बड़े सारे नाम हैं, जैसे कि सबसे पहला तो इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानेंगे। New economic reform is also known as new economic policy. It is also known as LPG policies. Economic reforms is also known as LPG policy and इसके और भी नाम हैं, जैसे कि LPG पॉलिसी को ही या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ही या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ही हम लोग यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड यू टर्न पॉलिसी? बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी, इसने हमारे ग्रोथ रेट में एक यू टर्न हमें देखने को मिला इस पॉलिसी के कारण, क्योंकि बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए थे। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई हमारे देश में क्राइसिस आ चुका है और हमें उस क्राइसिस को दूर करना है, और ऐसा करते हुए गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज़, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अडॉप्शन कर लिया। इन पॉलिसीज़ के अडॉप्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक बदलाव नज़र आया, काफ़ी चेंजेस नज़र आए, और हमारे देश का जो ग्रोथ रेट
धीरे धीरे गिर रहा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अडॉप्ट करी गई, उसके बाद से ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो इसने कहीं ना कहीं एक यू शेप बनाया हमारे देश के वृद्धि की दर में। पहले घट रहा था बिफोर 1991, आफ्टर 1991 बढ़ने लग गया। इस वजह से हम इसे यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता लगना चाहिए कि एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं, या यू टर्न पॉलिसी भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग है, जो हमको जानना था, वो हम जान चुके हैं। इतना ही आपको जानना है, बस सिंपल तरीके से आप बस इतना ही याद रखेंगे। और अब हम लोगों को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नीड डिस्कस करने हैं कि क्यों आखिर इंडिया में 1991 में रिफॉर्म किया गया। देखो उसका जवाब मिल चुका है कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए या सॉल्व करने के लिए और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या या किस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडियन इकोनॉमी थी 1991 के टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से सुधार करना पड़ा और एक्सेलरेट क्यों करना पड़ा हमारे ग्रोथ रेट को। क्या ग्रोथ रेट देश का कम हो गया था, और अगर कम हो गया था तो उसके पीछे की क्या वजह रही, हम एक्चुअली उनको बात करने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये जो नीड हम डिस्कस करेंगे, इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।